तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1971 की भारत पाकिस्तान वॉर के बारे में। ये वॉर जो थी, इसका रीज़न पाकिस्तान के बीच का ही गृह युद्ध था, जिसमें इंडिया को कूदना पड़ता है और जिसके वजह से जिस युद्ध की जीत के बाद में एक नया देश बनता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बनने की कहानी मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। अभी मैं सिर्फ 1971 की वॉर कैसे शुरू हुई वो ब्रीफ में बताऊंगा और डिटेल में बात करेंगे कि उस वॉर में क्या क्या हुआ। 1947 में हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी मिलती है, लेकिन उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से कुछ ऐसी दरार आ जाती है कि भारत के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक टुकड़ा बनता है भारत, जो एक रिपब्लिक सेकुलर गणतंत्र था। दूसरा बनता है पाकिस्तान, जो मुस्लिम बाहुल्य देश था। 1947 में हुए इस बंटवारे में पाकिस्तान जो बना था वो दो हिस्सों में बना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी थी बांग्ला मुस्लिमों की और वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पख्तूनी और बलूच एथनिसिटी के मुस्लिम्स रहा करते थे। पाकिस्तान के दोनों हिस्से जो थे, इनमें शुरू से ही तनाव था। यहाँ पे राजनीतिक प्राथमिकता हो या सैन्य प्राथमिकता हो, यहाँ तक कि बजट में भी 70% वरीयता वेस्ट पाकिस्तान को दी जाती थी, जबकि 62% रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से आता था। तो ईस्ट पाकिस्तान को एक तरीके से यूज़ किया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना की एक घोषणा कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू ही होगी, इसने ईस्ट पाकिस्तान में एक मूवमेंट शुरू किया, बांग्ला लैंग्वेज मूवमेंट, जिससे इन दोनों के बीच की दरार और ज़्यादा बढ़ गई। काफ़ी सारी घटनाएं हुई जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश ही बन जाना चाहता है। वेस्ट पाकिस्तान वालों को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। उन्होंने इसको दबाने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट नाम का एक ऐसा ऑपरेशन किया जिससे वर्ल्ड के सबसे हीनियस्ट वॉर क्राइम्स में से एक माना जाता है। इसमें 30 लाख से ज़्यादा बांग्ला मुस्लिमों की बर्बरतापूर्वक हत्या की गई। इन्हीं बर्बरताओं, हत्याओं से बचने के लिए लाखों बांग्ला मुस्लिम ईस्ट पाकिस्तान से भारत में आके शरण लेने लगे। इसमें वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के भी बहुत सारे लोग थे। ये चीज़ देखते हुए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये घोषणा करी कि वो ईस्ट पाकिस्तान के जो आज़ादी का मूवमेंट है, मुक्ति वाहिनी, उस सेना का सहयोग करेंगे। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ को भी इस बारे में इंस्ट्रक्ट किया कि वो पूरी तरीके से उनका साथ दें और इस लड़ाई में उनका मदद करें। भारत इस लड़ाई में डायरेक्टली शामिल नहीं था, उसने कोई सेना नहीं भेजी थी, बस वो मुक्ति वाहिनी के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, हथियारों से मदद कर रहा था, दैट्स इट। लेकिन ये बात जो होती है, ये वेस्ट पाकिस्तान को पसंद नहीं आती। वो भारत से डायरेक्ट जंग छेड़ने की सोचते हैं और लॉन्च करते हैं ऑपरेशन चंगेज़ खान। इसके तहत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के 11 एयरपोर्ट्स पे हमला करती है, 11 एयरफील्ड्स पे हमला करती है। अमृतसर, पठानकोट, आगरा, जोधपुर, श्रीनगर, अंबाला, बीकानेर, ऐसे 11 एयरफील्ड होते हैं जिनके ऊपर वो हमला करते हैं। इस हमले के थोड़ी ही देर के बाद भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भारत की जनता को इस हमले के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि हम अब पाकिस्तान के साथ एक युद्ध की स्थिति में हैं और उनको हरा के ही दम लेंगे। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी।
पाकिस्तानी एयरफोर्स जो होती है वो जब ये हमला करती है तो उनके निशाने इतने सही नहीं होते, वो एयरफील्ड्स को ठीक तरीके से निशाना नहीं बना पाते। उनके हमले के बाद में भी बहुत सारे एयरफील्ड्स थे जो बहुत अच्छी तरीके से काम करने के लायक थे। लेकिन अब उतरती है इंडियन एयरफोर्स इस लड़ाई में। वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को खदेड़ते हुए लेके जाते हैं और उनके मुरीद, मियांवाली, सरगोढ़ा, चांधार, रिसवाल एयरफील्ड को बुरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। वो काम के लायक ही नहीं रह जाते कि वहाँ से कोई एयरप्लेन उड़ान भी भर पाए। कई दिन लग जाते हैं उनको इस चीज़ को रिपेयर करने में। इसी के दौरान वो ईस्ट पाकिस्तान के भी बहुत सारे एयर स्ट्रिप्स को तबाह करते हैं, जैसे चिट्टागोंग, जैसार, कुल्टी टोला, ताकि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की उन जगहों पे कुछ भेजा ना जा सके। 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी भी एक्शन में आ जाती है। कराची पोर्ट वेस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ये पाकिस्तान के मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था और उसको नुकसान पहुंचने पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। इसीलिए नेवी चीफ एडमिरल SM नंदा बनाते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। 25th स्क्वाड्रन के कमांडर बबरूभान यादव जी को इसकी कमांड सौंपी जाती है और इंडियन नेवी कराची के साउथ कोस्ट के 450 किलोमीटर नज़दीक पहुंच जाती है। रात होने पर एयरफोर्स जो थी वो एयर स्ट्राइक नहीं कर सकती थी, इसलिए यही तय किया जाता है कि रात में ही हमला किया जाएगा कराची के पोर्ट पे, बंदरगाह पे। शाम होते होते इंडियन नेवी के INS वीर, INS निर्घाट और INS निपात के जैसे मिसाइल शिप्स और 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS किल्तान और INS कंचल कराची पोर्ट से 330 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच चुके थे। जब कराची के पोर्ट पे खड़ी पाकिस्तानी वॉरशिप से ये 130 किलोमीटर दूर होते हैं तो INS निर्घाट हमला करते हुए पाकिस्तान के बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर PNS खाइबार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर INS वीर और INS निपात भी हमला बोलते हैं और पाकिस्तान के PNS मुहाफिज और PNS चैलेंजर पर ऐसी मिसाइल अटैक करते हैं कि उसको भी तबाह कर देते हैं। पाकिस्तानी वॉरशिप्स को तबाह करने के बाद में INS निपात पाकिस्तानी किमारी ऑयल स्टोरेज को भी तबाह कर देता है। यहाँ पे लगी हुई आग को पाकिस्तान हफ्ते भर तक नहीं बुझा पाता और इंटरनेशनल मीडिया इसको इंडियन नेवी की लगाई हुई बिगेस्ट बॉनफायर का नाम देते हैं। अब इस हमले के जवाब में पाकिस्तानी नेवी जो होती है वो भारत के गुजरात के ओखा पोर्ट के ऊपर हमला करने की सोचती है, क्योंकि वहाँ पे भारत के मिसाइल बोट्स, जेटी, ऑयल एंड एमिनेशन का स्टोरेज बहुत कुछ था जिसको वो नुकसान पहुँचाना चाहते थे। लेकिन भारत को पहले से इसकी खबर मिल चुकी थी, उसको इसका अंदाज़ा था, तो वो मिसाइल बोट्स को पहले से ही वहाँ से हटा देते हैं और इंडियन नेवी पहली बार युद्ध में एंटी मिसाइल्स का प्रयोग करता है, जिससे पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ती है। आज भी इस दिन को इंडियन नेवी डे के तौर पर मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। अब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डर था INS विक्रांत से, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में वो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को भी कैरी करके वहाँ की पूरी लड़ाई में मदद कर रहा था। इसको तबाह करने के लिए वो अपनी एक सबमरीन PNS गाजी को भेजने की योजना बनाते हैं। ये कराची से बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ती है, लेकिन इंडिया को इसकी खबर पहले ही मिल चुकी थी। वो विशाखापट्टनम के पोर्ट पे INS राजपूत को तैनात करते हैं और INS राजपूत से INS विक्रांत के कॉल साइन का यूज करके पाकिस्तानी सबमरीन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है जैसे कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट पे ही तैनात है उस समय। इससे चकमा खा के PNS गाजी विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए INS राजपूत उसके ऊपर डेप्थ चार्जर्स से हमला बोल देता है। थोड़ी ही देर के हमले के बाद में पूरा का पूरा PNS गाजी तबाह हो जाता है। 4 दिसंबर की ही रात को पाकिस्तान आर्मी राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पे हमला करती है, क्योंकि उनको ये जानकारी होती है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी की संख्या सबसे कम है।
यहाँ पे इसी रास्ते से होते हुए वो राजगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पे हमला करने की सोचते हैं। 2000 पाकिस्तानी सैनिक, 59 टैंक्स और मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड लौंगेवाला पोस्ट के ऊपर हमला करती है। यहाँ पे उनका सामना होता है 23rd बटालियन ऑफ पंजाब रेजिमेंट से। इसकी कमान होती है मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के पास। उस समय वहां पर सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर थे और मेजर को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि सुबह से पहले इंडियन एयरफोर्स मदद के लिए नहीं आ पाएगी। ऐसे में वो सैनिकों को आदेश देते हैं कि वो ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के ऊपर चढ़ जाएं और पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाएं। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग शुरू होती है तो उन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से करारा जवाब मिलता है। उनके टैंक रेत में फंस चुके होते हैं। इंडियन आर्मी टीलों के ऊपर से उनको आसानी से निशाना बना लेती है। इस पूरे के पूरे टाइम में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को इंडियन आर्मी मार डालती है। किसी तरीके से ये 120 सैनिक उस भारी पाकिस्तानी फौज को सुबह तक रोकने में कामयाब रहते हैं और सुबह की पहली किरण के साथ में भारतीय एयरफोर्स उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। भारतीय वायुसेना के HAL HF-24 मारुत फाइटर्स और हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट लौंगेवाला में पाकिस्तान के लिए कहर बन के टूटता है और उनकी मदद से 23rd बटालियन ऑफ पंजाब रेजिमेंट लौंगेवाला में जीत हासिल करती है। अब जंग की स्थिति कुछ इस तरीके से थी कि सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में इंडियन आर्मी वेस्ट पाकिस्तान में डिफेंसिव तौर से आगे बढ़ रही थी और ईस्ट पाकिस्तान में फुल ऑफेंसिव मोड पे आगे बढ़ रही थी। नेवी ने जो ट्राइडेंट ऑपरेशन किया था उसकी वजह से पहले से ही घबराए हुए थे पाकिस्तानी। वो कराची एयरपोर्ट पे अपनी और सुरक्षा बढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि एक जवाबी हमला किया जाए। जवाबी हमले के लिए पाकिस्तानी वॉरशिप वहां के मर्चेंट शिप्स के साथ मिलकर हमला करने की सोचते हैं। अब इसकी खबर जब इंडियन नेवी को मिलती है तो भारतीय नौसेना एक और प्लान बनाती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन पाइथन। 8 दिसंबर को भारत की मिसाइल शिप INS विनाश, INS तलवार और INS त्रिशूल कराची के साउथ मनोरा पेनिनसुला की तरफ भेजे जाते हैं। ये पाकिस्तानी पेट्रोलिंग व्हीकल्स को तो तबाह करते ही करते हैं। 11 बजे INS विनाश 4 मिसाइल्स और छोड़ता है किमारी ऑयल रिजर्व की तरफ, जो उसे पूरी तरह से तबाह कर देती है। वहां पे पनामियन फ्यूल टैंकर होता है SS गोल्ड स्टार, वो भी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होता है। INS विनाश पाकिस्तान के नेवी फील्ड टैंकर PNS डेका को भी ध्वस्त कर देता है। इस हमले से कराची का 50% ऑयल रिजर्व जो होता है वो ध्वस्त हो जाता है और एक रात में पाकिस्तान को $3 बिलियन का नुकसान होता है। अब बात जमीन की हो, हवा की हो, चाहे पानी की, पाकिस्तान को हर जगह हार का मुंह देखना पड़ रहा था। इन्हीं सबको देखते हुए वो यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाता है और वहां पे जाके ये अपील करता है कि भारत को इस लड़ाई से हटने के लिए कहा जाए। देख लीजिए, ये वो है जिन्होंने खुद लड़ाई की शुरुआत की थी, खुद इंडिया के ऊपर हमला बोला था और अब जब सब जगह मुंह की खानी पड़ रही है तो यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए कि भैया भारत को बोलो लड़ाई में हिस्सा ना ले। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता है, उसके साथ में ब्रिटेन और चाइना भी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और भारत को लड़ाई रोकने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे भारत का साथ देता है सोवियत रूस और वो इस रेजोल्यूशन को 2 बार रोकता है वीटो करके। सोवियत रूस की 9 अगस्त 1971 में ही भारत के साथ में एक पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई होती है जिसका वो पूरी तरीके से सम्मान रखता है और हर तरह से इंडिया की मदद करता है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे वीटो करके हो, चाहे वो सैन्य मदद हो या किसी भी तरह की हो। 8 दिसंबर 1971 को US पाकिस्तान के फेवर में अपनी नेवी की 7th फ्लीट टास्क फोर्स के शिप को बे ऑफ बंगाल में भेज देते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका वजन 75,000 टन था और 70 फाइटर प्लेन्स को कैरी करने की इसकी क्षमता थी। भारत का जो INS विक्रांत था वो सिर्फ
20 फाइटर प्लेन्स कैरी कर सकता था। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड शिप था। दूसरी तरफ से यूके भी अपने वॉरशिप HMS ईगल को अरेबियन सी में भेज देता है पाकिस्तान के समर्थन में। अब भारत थोड़ा सा घिर चुका था, क्योंकि दोनों तरफ से अमेरिका के और ब्रिटेन के शिप्स आ चुके थे। पाकिस्तान से ऑलरेडी युद्ध चल रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन वाले शिप जो थे वो ज़्यादा ताकतवर भी थे। तब भारत मदद मांगता है सोवियत रूस से। सोवियत रूस मदद करता भी है। वो अपने एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलियाकोव के अंडर में अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भारत की मदद के लिए भेजते हैं। सोवियत का जो ये बेड़ा था वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड शिप था, एटॉमिक सबमरीन और मिसाइल से लैस। ये समुद्र में एक ऐसी पोजीशन में आके खड़ा हो जाता है जहां से अमेरिका का और ब्रिटेन का दोनों का ही जंगी जो बेड़ा था वो इसकी जद में आ चुका था। वो इस चीज़ का सिग्नल के थ्रू उनको एहसास भी करा देता है कि वो वहाँ पे है, और अगर ऐसी कोई स्थिति हुई तो दोनों को उसका भी सामना करना पड़ेगा। जैसे ही यूके को इस बात का पता चलता है कि सोवियत का ये 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप वहाँ पहुँच चुका है, वो मैडागास्कर की तरफ होकर निकल लेता है। अमेरिका को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो भी अपनी शिप्स को पीछे हटा लेता है। अब स्थिति कुछ इस तरीके से हो गई थी कि भारतीय वायुसेना ने ईस्ट पाकिस्तान के लिए वेस्ट पाकिस्तान की पूरी एयर सप्लाई काट रखी थी। नेवल रूट्स को इंडियन नेवी ने ब्लॉक कर रखा था, और ज़मीन पे मुक्ति वाहिनी के साथ में मिल के पाकिस्तानी फौज के छक्के छुड़ा रखे थे। 12 दिसंबर आते आते भारत जो था वो वेस्ट पाकिस्तान के 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को अपने कब्जे में ले चुका था। ईस्ट पाकिस्तान में उसकी आर्मी को वैसे ही खदेड़ा जा रहा था। पाकिस्तान के जो PM थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो फिर से यूनाइटेड नेशंस जाते हैं, अमेरिका में जाके सीज फायर का एक प्रपोजल तैयार कराते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो भारत के सामने घुटने टेक चुकी थी। इस बात से झुंझला के, गुस्सा होके जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे वो यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल की मीटिंग को भी छोड़ के गुस्से में चले जाते हैं। I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? December 1971 का वो दिन था जब मेजर जनरल JFR जेकब पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAR नियाजी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करने का प्रपोजल देते हैं, जिसे नियाजी ठुकरा देते हैं। इस पे JFR जेकब उनको 30 मिनट का समय देते हैं। कहते हैं या तो आप 30 मिनट में इसको साइन कर दो, या फिर 30 मिनट के बाद भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तानी सेना के बीच में नहीं आएगी, और लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के जिम्मेदार आप हो गए। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, 16 दिसंबर 1971 का वो ऐतिहासिक दिन था जब ढाका में पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर अपनी बंदूकों को नीचे रख के सरेंडर करते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर था। जनरल नियाजी सर झुका के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के ऊपर साइन करते हैं, और इस वॉर में भारत की जीत होती है। भारत की इस जीत के साथ ही एक नए देश का निर्माण होता है, बांग्लादेश। इसके बाद जो उनके सबसे बड़े राजनीतिक नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको भी वेस्ट पाकिस्तान की कैद से रिहा कर दिया जाता है, और अगले साल हुए इलेक्शन में वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। अगले साल 3 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट में साइन होता है। शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे एक्सेप्ट करता है, जिसके बदले में भारत उसकी जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उनके पास थी, भारत उसको छोड़ देता है, वापस कर देता है पाकिस्तान को, और साथ ही जो 93,000 वॉर प्रिजनर्स थे उनको भी छोड़ दिया जाता है। और इतिहास में भारत की एक बहुत बड़ी जीत लिख दी जाती है।
ये थी 1971 की भारत पाकिस्तान वॉर की कहानी। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।